Hello guys, this is Jeet and you're watching here Physics in My View. Today our topic is Atomic Scattering Factor. इससे पहले मैं बता चुका था कि ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ क्या होता है और ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ जैसे कि क्वेश्चन हमें पता है पूरी तरह से n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा होती है, जहां n ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, लैम्डा वेवलेंथ होती है और d इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है। तो इसकी परिसीमाएं हैं। इसकी परिसीमाएं ये है कि जितने पैरामीटर्स में दिखा रखे हैं वही पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े कि आपको स्कैटरिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये लाइट आई यूनिट सेल से टकराने के बाद आपको स्कैटर्ड हो जाती है, तो अगर इसका आपको स्कैटर्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लाइट आ रही है, जो लाइट इंसिडेंट रेडिएशन है, वो किस किस चीजों से इंटरेक्ट करता है। वो इंटरेक्ट करता है एटम से, वो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन से, वो इंटरेक्ट करता है एटॉमिक अरेंजमेंट से। मतलब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एटम किस प्रकार से अरेंज है, क्योंकि अलग अलग अरेंजमेंट पर अलग अलग जो क्रिस्टल प्लेन है उनका इंक्लिनेशन एंगल चेंज हो जाता है, और एंगल चेंज होने पर सीधी सी बात है डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी चेंज होगी। तो हम संक्षिप्त शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही सरल शब्दों में कि कैसे स्कैटरिंग फैक्टर का फॉर्मूला ड्राइव होता है और कैसे उस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक स्टूडेंट ने, तो मैं चाह रहा हूं कि उसका बिल्कुल जड़ से मैं आपको बता दूं कि वो सोल्व कैसे होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है। ठीक, तो पहला जो हो गया हमारा हो गया एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, स्कैटरिंग फैक्टर बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या है। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है कि जैसे कि साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहां पर स्कैटरिंग किससे मानी जा रही है? एटम से हो रही है। तो लाइट जब डाली जाएगी तो लाइट एटम से इंटरेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी, चार्ज डेंसिटी से इंटरेक्ट करेगी और उसके बाद अरेंजमेंट से इंटरेक्ट करेगी। तो मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कैसे कैसे स्कैटरिंग हो रहा है और कैसे कैसे मैथमेटिकली हम उसको लेके चल रहे हैं टर्म को। ठीक है, तो पहला टर्म जो आपका हुआ है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर बताने के लिए सबसे पहले आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जानेंगे। एफ होता है, इसको कहते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कह दो। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है, इसमें सबसे पहला आया ऊपर एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम एटम, ये एटम से स्कैटरिंग अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझे बिल्कुल बहुत इजी टर्म में। मान लीजिए कि एक बर्तन के अंदर बहुत सारी चींटियां हैं। बड़ा अजीब सा एग्जांपल दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए एक बर्तन के अंदर बहुत सारी चींटियां हैं और मैंने एक बॉल टकराकर फेंक दी। जब मैंने उस बॉल फेंकी उसमें तो वो टकराकर बाहर चली गई। तो वहां दो प्रकार से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि या तो वो बर्तन से टकराकर गया है और जब वो बर्तन से टकराया उसमें गिरा हुआ है, मान लीजिए बर्तन है और इसके अंदर मैंने बॉल ऐसे फेंकी और ऐसे चली गई। मेरे एक एग्जांपल जो इंस्टेंट आते हैं तो ऐसी बेहुदा से होते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पर चींटियां हैं, वैसे इसका वैसे सही है एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन का रोल भी इतने होता होगा। ठीक है, तो एटम जो यहाँ बॉल मैंने फेंकी, बॉल इससे टकराई और टकरा के इधर चली गई। तो यहाँ दो प्रकार समझा जा सकता है कि बॉल जो है उस बर्तन से इंटरेक्ट करके दोबारा बाहर की तरफ मतलब बाहर गई है, और ये भी कह सकते हैं कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन संपर्क में आएंगे जिनसे टकराकर वो बाहर गई होगी। तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के दोनों के कंट्रीब्यूशन का ही कुछ ना कुछ गुणा भाग करनी पड़ेगी। तो वैसे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर बताया गया है कि जब कभी लाइट को यूनिट सेल पर गिराया जाता है तो वहां कहीं ना कहीं स्कैटरिंग जो है वो एटम से भी होती है और कहीं ना कहीं स्कैटरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी होती है। जो नेट एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर बताया जाएगा वो एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव रेडिएशन फ्रॉम द सेंट एटम, ये एटम है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, इसके द्वारा बताया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं ये एम्पलीट्यूड निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है, और कैसे जनरल फॉर्मूला है। तो मान लीजिए आपके पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है, इसमें ये सेंटर आपने मान लिया ओरिजिन, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक, ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें ये माना गया है कि जो एटम है और उस एटम को बहुत ध्यान समझना, उस जो एटम है वो सारे एटम को हम स्फेरिकली सिमेट्री में मान रहे हैं, जो कि होते भी हैं। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो माना गया कि चार्ज जो ओवरऑल चार्ज है यूनिट सेल का वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे जो ओवरऑल यूनिट सेल का चार्ज है वो इसमें पूरी तरह स्फेरिकली सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ओरिजिन की रेस्पेक्ट में अगर मैं इसकी रेडियस मानूं तो मैंने आर मानी है और यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है मैंने डीवी। जब मैं वॉल्यूम एलिमेंट डीवी लूंगा और आर डिस्टेंस पर मैं चार्ज डेंसिटी को रो आर मानूंगा तो सीधी सी बात है इस पर ये चार्ज निकलेगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो आर इक्वल टू डी क्यू ओवर डी आर। मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करना है कहां से आया फॉर्म। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चीज को पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं थी। अगर आप इसरो या बार का एग्जाम देंगे तब यहां से कहीं अंदर से एक छोटा सा रोल आपको देखने को मिल सकता है। बहरहाल जैम
जैम जैसा एग्जाम में आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है, एंड में बता दूंगा। जस्ट में तो कुछ भी पूछ सकता है, जस्ट खतरनाक होता है ना। तो रो आर जो होता है, रो आर इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा रो आर इंटू डीक्यू और डीवी। यार कैसे कर रहे हो, डीक्यू और डीवी, रो आर इंटू डीवी इक्वल टू डीक्यू। इसका मतलब मैंने ये निकाल लिया कि इस वॉल्यूम में जो है इतना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब लाइट जब आप यूनिट सेल पर डालते हैं तो लाइट दो चीजों से इंटरेक्ट करेगी। पहला जब वो एटम से इंटरेक्ट करेगी, मैंने क्या कहा, एटम से इंटरेक्ट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम एटम। अगर एटम से इंटरेक्ट करे तो मैं यहां से मानूंगा इंटरेक्शन, ठीक है। तो लाइट आती है और लाइट दो पॉइंटों से इंटरेक्ट करती है, और दो इंडिपेंडेंट अलग अलग पॉइंट होंगे। पहली लाइट इससे इंटरेक्ट करती है और ऐसे चली जाती है, ठीक है, और दूसरा इस पॉइंट से इंटरेक्ट करती है और ऐसे चली जाती है। और इनके बीच में हमें इंटरफेरेंस कराना है, जिस इंटरफेरेंस को सेकेंडरी वेवलेट्स के इंटरफेरेंस को डिफ्रैक्शन कहते हैं। वो अलग टॉपिक है, जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस। तो ये N1 कैप है, ये N2 कैप है, और ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड N2 कैप और N1 कैप और N2 कैप, ठीक है। तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो मैं इसे एटम क्यों नहीं कह रहा, पहले समझेंगे क्या। अगर ये एटम होता तो सेंटर पर न्यूक्लियस होता, इलेक्ट्रॉन नहीं मान पाता। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें ये जो आपका प्रोसीजर है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, इसमें माना ये गया है कि सारे एटम जो है एक स्फेरिकल सिमेट्री स्पेस में मान लिए गए, और सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है इस प्रकार स्फेरिकली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये रेस्पेक्टिव रेफरेंस है। तो यहाँ पर जो हो रहा है कि रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन जो हो रहा है, ये दो वेव प्राप्त हो गए आपको, ठीक है। एक वेव जो इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्ट हुई है, और एक वेव जो है जो यहाँ वॉल्यूम चार्ज से डिफ्रैक्टेड हुई है। तो मैं इसका एम्पलीट्यूड बता रहा हूँ, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हुआ है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब मजे की बात यह है, एक लाउवे प्रिंसिपल है कि अगर दो वेव जो कि एक एटम से डिफ्रैक्ट हो रहा है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्ट होता है, उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है फाई आर, जनरल टर्म फाई आर। और यहाँ पे आर का जो फॉर्मूला होता है फाई आर का, वो भी सिंपल फॉर्मूला है। कहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं। तो फाई आर का फॉर्मूला है फाई आर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू आर डॉट एन कैप, ठीक। अगर आपको लाउवे प्रिंसिपल ये पता नहीं चल रहा है तो आप पुरी एंड बाबर्ट जो छोटी सी बुक है वो लें, और उसमें लाउवे मेथड है ऑर्डर क्रिस्टल मेथड के बाद, तो वो आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा कहां से है। ये फॉर्मूला बताता है कि अगर आप लाइट रेडिएशन का कुछ पार्ट एटम से डिफ्रैक्ट होता है और दूसरा पार्ट एक इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्ट होता है, तो दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस फाई आर होगा। तो अगर पहले का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मैंने ये मान लिया, तो इसका मतलब दूसरे का कितना होगा, फिर लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एटम कह दो या कह दो रो आर डीवी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से स्कैटर्ड होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको लिखेंगे और फेज डिफरेंस जो है आप उसमें ऐड कर देंगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस का आई फाई आर, जैसे कि लाउवे मेथड में बताया गया था, और ये रो आर इंटू डीवी वॉल्यूम एलिमेंट भी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम से हो रहा है डिफ्रैक्शन और यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन से। अब ये दो फॉर्मूले आप यहाँ पे रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको पता चलेगा कि डी एफ जो है वो हो जाएगा, इसके एटम वाला रखेंगे तो एटम वाला ये है ए ई टू दी पावर आई के एक्स माइनस का ओमेगा टी प्लस का आई फाई आर इंटू रो आर डीवी अपॉन नीचे जो है वो बचेगा ये वाला ए ई टू दी पावर आई के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ठीक। तो ये डायग्राम आप नोट करेंगे, चाहे बीच में नोट करें। और ये जो मैथमेटिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करेंगे कहां से है। तो मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि स्पेस कम बच रहा है। टर्म कोई वैसे पता ही है कौन कौन से टर्म कहां से आएंगे, तो मैं मिटा देता हूं। अब कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं, कैलकुलेशन क्या है, ठीक। तो इसको नहीं मिटना चाहिए भाई, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भाई डीएफ कितना आ गया था, डीएफ हमारा जो आ गया था वो आ गया था ऊपर ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस के ओमेगा टी प्लस का आई फाई आर इंटू रो आर इंटू डीवी अपॉन ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस के ओमेगा टी। तो साफ दिख रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, ये बच गया डी एफ इक्वल टू ई टू द पावर आई फाई आर इंटू रो आर इंटू डीवी। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
करो कितना आएगा, ये आएगा एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर आई फाई आर इंटू रो आर इंटू डी वी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्फेरिकल चार्ट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो आएगा आपके पास ये डबल इंटीग्रेशन ई टू दी पावर आई फाई आर इंटू रो आर इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी फाई। ठीक, आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन का लिया गया है ये लिया गया है, और एजीमुथल एंगल जो है इनके बीच का लिया है इस तरीके से फाई। तो अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो वहां पर वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है वो होता है डीवी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा फाइव, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। तो आपको देखना यहाँ है कि जो आप थीटा एंगल लेते हैं स्टैंडर्ड पोलर कोऑर्डिनेट में वो यहाँ फाई माना गया है, तो यहाँ पे साइन फाई आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो आप इस चीज को खुद देखें, अगर आपने मैथमेटिकली फिजिक्स जो है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करी होगी तो आपको इस बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट इंटीग्रेशन यूज करा है, तो ये आ गया आपका डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि दो वहां पे डी आर और डी फाइव मौजूद है, और 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाइव डी फाइव। ठीक है, तो बताओ कितना आ गया, एफ इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई टू दी पावर आई फाई आर इंटू रो आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाइव डी आर डी फाइव। ओके, ठीक। अब जरा देखें ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये है आपका फाई आर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा आर डो टाइम। तो इसको जरा ओपन करेंगे, कितना आएगा, फाई आर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा आर एन कोस फाई, आर एन कोस फाई। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं फाई आर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा को अगर हम कुछ मान ले, म्यू आर मान ले, तो ये हो जाएगा, इस पूरे को म्यू आर मान लो तो हो जाएगा म्यू आर कोस फाई। देख लो, म्यू आर कोस फाई। तो ये यहां पर रखूंगा मैं, एफ इक्वल टू कितना है, एफ इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई की पावर आई म्यू आर कोस फाई इंटू रो आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई डी आर डी फाई। तो आर की लिमिट तो 0 से इनफाइनाइट होती है और फाई की लिमिट 0 से पाई है, पाई बिकॉज ऑफ ये 180 डिग्री रोटेट करेगा पूरे स्फेरिकल सिमेट्री को प्रोड्यूस करने के लिए। जब 180 डिग्री रोटेट करेगा तो इंटीग्रेशन क्या बैठेगा, इंटीग्रेशन ध्यान देंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, और फिर ये आ गया मतलब ब्रैकेट इंटीग्रल 0 से पाई ई की पावर आई म्यू आर कोस फाई इंटू साइन फाई इंटू डी फाई, और मतलब ब्रैकेट 1, फिर बचेगा आपका रो आर, और क्या बचा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, डी आर। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, अंदर वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू बताता हूं मैं आपको कितनी होगी। बताओ ये टर्म कितने हैं, पहले इसे मिटाते हैं, बताओ कितने हैं। ये आ गया एफ इक्वल टू स्मॉल एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, मतलब ब्रैकेट इंटीग्रल 0 से पाई 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू पाई ई टू दी पावर आई म्यू आर कोस फाई इंटू साइन फाई इंटू डी फाई, मतलब ब्रैकेट 1 रो आर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू रो आर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आता है एफ इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, वो आता है 2 साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर, इसका इंटीग्रेशन आएगा 0 टू पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। ये कितना है, रो आर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा एफ इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तक 2 दूनी 4 4 पाई आर स्क्वायर साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर इंटू रो आर इंटू डी आर। ठीक, इस चीज को स्पेशली लिख सकते हैं एफ इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट 4 पाई आर स्क्वायर रो आर इंटू साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर इंटू डी आर। ठीक, ये जो आपका पैरामीटर आ गया यही कहलाता है आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। क्या कहलाता है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, स्कैटरिंग फैक्टर। तो इसे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहते हैं, याद रखेंगे। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस, स्पेशल केस इफ
थीटा टेंस टू 0 होगा तो म्यू टेंस टू 0 होगा, और यहाँ लिमिटिंग केस लगेगा, साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा, एम्प्लाइज एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम्प्लाइज एफ इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तक 4 पाई आर स्क्वायर रो आर इंटू डी आर ठीक। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं दोबारा, एम्प्लाइज एफ इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तक 4 पाई आर स्क्वायर रो आर इंटू डी आर। ये फॉर्मूला है आपका किसका, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्कैटरिंग, नाम ध्यान से पढ़ेंगे, स्कैटरिंग फैक्टर ठीक। तो ये पहला एलिमेंट था जिसे कहते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का मैंने पूरा आपको डेरिवेशन बताया, और मैं आपको ये भी बता दूं इसका कहीं भी यूज नहीं है। जहां पर ये वर्ड इंट्रोड्यूस होगा आगे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर निकालते समय, तो वहां आपको पता होना चाहिए वहां पर एफ जो है वो ये मौजूद है, सिर्फ इसलिए वहां का एफ क्या है, वहां का एफ ये मौजूद है, सिर्फ ये समझाने के लिए। तो पहला एलिमेंट था आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, जो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी कहां से आया क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलो आपको ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बताता हूं। नंबर दूसरा है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चरल फैक्टर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल फैक्टर को हम एस से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, एस से, क्योंकि स्ट्रक्चरल फैक्टर है, ठीक है। इसको समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो वास्तविकता इसकी है वो तो बहुत ही बड़ी है। जनरल मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स हम लोग कई बार करते हैं फिजिक्स को समझने के लिए या तो थ्योरी में चले जाते हैं पूरी तरह से, या मैथमेटिक्स में चले जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है स्कैटरिंग फैक्टर जिसमें आपको थ्योरी और मैथमेटिक्स को एक साथ लेकर डील करना है। मैंने पहले आपको जो बात बताई जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करा, मैंने उसका नाम पता होना चाहिए। उसका नाम क्या था, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। अब हम चल लेते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए। वी नो दैट ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, तो ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को इससे जो करते हैं एफ एच डैश के डैश एल डैश डिनोट करते हैं, और ये होता है समेशन जे एफ e टू द पावर आई पाई इंटू फाई जे, आई पाई टू आई पाई, ऐसे कह सकते हैं 2 पाई आई पाई जे, ठीक। ये होता है आपको ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब जरा आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ये मैं आपको फिर बताऊं, मैंने आपको पहला एफ जो पढ़ा है वो ऐसा लग रहा था कि जरूरत ही नहीं है, उसके पर जरूरत है। यहाँ पर जो स्मॉल एफ मौजूद है वो पहले का जो फर्रा हम पढ़ रहे थे वो यही है, ठीक है। तो आपको वास्तविक में जैम के शेड्यूल से भी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कितना होता है, क्या, ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। क्योंकि अगर ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पता होगा तो उसके स्क्वायर करने पर इंटेंसिटी बन जाती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ फाई का वैल्यू फॉर्मूला लाउवर मेथड से रखेंगे तो कितना होगा, फाई जे इक्वल टू एफ इक्वल टू ई की पावर 2 आई पाई, फाई का मान कितना होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा आर डॉट एन कैप, आर डॉट वेक्टर एन। तो इसे करेंगे सॉल्व, आर की वैल्यू रखेंगे फाई जे इक्वल टू एफ। देखो आर क्या है यहाँ पर, देखो आर यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, जो वेक्टर आर है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे कर सकते हैं यू डैश प्लस यू वी डब्ल्यू, वी डैश प्लस डब्ल्यू डैश, ऐसे करते हैं ना। इसे आई जे के से भी करते हैं, आई जे के, इस तरीके से। तो ये मैंने माना है, ऐसे सपोज किया, ठीक है। ऐसे वेक्टर एन क्या है, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था एच के एल जिसे कहते हैं मिलर इंडिसेस, तो मैंने आपको बताया था यदि कभी मिलर इंडिसेस के साथ आई जे के अगर हम लगा दें तो मिलर इंडिसेस के को अगर डायरेक्शन रेशियोज माने तो उससे बनने वाला वेक्टर जो होता है वास्तव में उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है। इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि मिलर इंडिसेस के साथ आई जे के लगाने पर जो वेक्टर बनता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर बनेगा आपका एच डैश आई डैश प्लस के डैश जे डैश प्लस एच के एल डैश, हाँ एल डैश क्या लिख गया, आई जे के ओ एच के, ठीक है, जे के डैश, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ई की पावर 2 पाई आई, ई की पावर 2 पाई आई यू डैश एच डैश, यू डैश एच डैश प्लस के डैश वी डैश, वी डैश
के डैश, नाम भी ऐसे इनके डब्ल्यू डैश एल डैश। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, जिसको ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है कि मल्टीप्लाई कैसे हुई है, आप पूरी बावर की बुक खोलें, बिल्कुल साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को कैसे यूज करा है। ये इसकी जनरल फॉर्म ही है। अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है ये, तो आप समझें इस बात को, ये इसकी जनरल फॉर्म ही है कि इसका प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। ठीक, इफ all the scattering atom are of same type, अगर सभी स्कैटरिंग एटम जो है वो सेम टाइप के हों, एक जैसे हों, अगर सभी स्कैटरिंग एटम जो है वो सेम टाइप के हों, मतलब एक जैसे हों, तो ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर सबके लिए समेशन एफ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ। स्मॉल एफ इक्वल टू कितना जाएगा? इनटू समेशन, मैंने बाहर निकाल दिया इसे, e टू द पावर 2 पाई आई यू डैश एच डैश प्लस वी डैश के डैश प्लस डब्ल्यू डैश एल डैश। इसे कहते हैं, क्या नाम है इसका नाम था, नहीं, इसका नाम था ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। क्या नाम था इसका नाम फिर देखेंगे, ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। डिनोट किससे करते हैं? एफ से। तो एफ इक्वल टू आ गया एच डैश के डैश एल डैश। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्प्लाइज एफ एच डैश के डैश एल डैश इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, इसे इक्वेशन 2 मान रहा हूं मैं, इक्वेशन 2। तो यहां पर आप s को कंपेयर करें, तो यहां पर जो s निकल के आएगा उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर। कौन सा? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो मैं मिटा के लिख रहा हूं यहां पे। तो f की वैल्यू कितनी आएगी? f हो गया इसके बराबर, f हो गया इसके बराबर, कंपेयर करेंगे s की वैल्यू कितनी आएगी? सो s इक्वल टू समेशन e टू द पावर 2 पाई आई u डैश h डैश प्लस v डैश k डैश प्लस w डैश l डैश। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, आइए मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले कितने याद होने चाहिए। ठीक, तो आप फिर सब भूले ना बिल्कुल भी, जो मैंने लोकेशन कोऑर्डिनेट लिए हैं किसी पॉइंट के या किसी एटम के, वो यहां से आए। ठीक है, u डैश u v w वास्तव में लोकेशन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, u v w वास्तव में लोकेशन कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो आपको फॉर्मूले क्या क्या पता है? सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एफ का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जो एफ का फॉर्मूला अभी आया था, स्मॉल एफ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन म्यू आर अपन म्यू आर रो आर कोस फाई, इस प्रकार से। तो मैं तीनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर। तो नाम जो है, नाम मैंने आपको पहला नाम बताया था, वो था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। क्या नाम था? पहले का नाम था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को स्मॉल एफ से शो करते हैं। फिर आता है आपका ओवरऑल स्कैटरिंग फैक्टर, उसे एफ के डैश एल डैश शो करते हैं। फिर आता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, उसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सबसे पहले आपको देखना है कि नाम क्या कह रहा है। ठीक है, मैं सबके पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, फॉर्मूला देखते रहो। नंबर दूसरा में एक तो फॉर्मूला याद करना, ठीक है। दूसरा था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का अभी मैंने आपको बताया था, किसी से नोट करते हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ इक्वल टू कितना आया था? 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी 4 पाई आर स्क्वायर, कितना था? रो आर साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर इंटू डी आर। ये था, इंटीग्रेट कर लिया था, रो आर आ गया था, यही था बिल्कुल। ठीक, ये एफ की वैल्यू है एटॉमिक स्कैटरिंग। एक बार मैच कर लेते हैं कभी। एफ की वैल्यू कितनी आई थी? 4 पाई आर स्क्वायर, और बिल्कुल सही, इसको एग्जैक्ट ही है। उसके बाद आता था हमारा ओवरऑल स्कैटरिंग फैक्टर, ओवरऑल स्कैटरिंग फैक्टर, स्कैटरिंग ओवरऑल स्कैटरिंग फैक्टर को नोट करते हैं एफ से, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एच डैश के डैश एल डैश, मिला इंडिस पे डिपेंड करते हैं। एफ डॉट एस होता है, या ये भी कह सकते हैं समेशन जे एफ ई टू दी पावर 2 पाई आई यू डैश एच डैश प्लस यू वी डैश के डैश प्लस यू डब्ल्यू डैश एल डैश। तो भाई साहब, अगर आपको बहुत ज्यादा भी पढ़ना है, अगर आपको बहुत ज्यादा भी पढ़ना है, तो आपको ये 3 फॉर्मूले आते हैं। इसे कहते हैं ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसका नाम पता है? ध्यान से देखो, क्या कहते हैं? ओवरऑल स्कैटरिंग, ओवरऑल साथ लिखना है, ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। सबसे पहला नाम था ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, स्मॉल एस, फिर था एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसे भी कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको
एम्पलीट्यूड पूछा खुद बोल देगा यार ना, बस नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर कह रहा है तो आपको ऐसे ही निकालना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन में गलती क्या थी। जो बच्चे ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन गलत है। उसमें क्वेश्चन इसलिए गलत है, पूछा गया स्ट्रक्चर फैक्टर, निकालना है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। समझ रहे हो बात को? पूछा गया स्ट्रक्चर फैक्टर, निकालना है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और कहीं बीच में यहाँ पे इसका नाम भी दे रखा है ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने। अब एक चीज आती है कि ऑल इवन, ऑड, ऑड, ये सारी जो कंडीशंस आती हैं वो कहाँ से आती हैं और कैसे सॉल्व करी जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। इस सारे पहले आपको ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। मैं अब पूरी जो बात करूंगा, मैं ओवरऑल स्कैटरिंग फैक्टर एम्पलीट्यूड की बात करूंगा, किसकी? ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये लेके चलूंगा, ठीक। इसे मिटाते हैं और अलग अलग पैरामीटर कैलकुलेट करके दिखाता हूं मैं आपको। ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, मिटा दूं यार, ये तो याद ही हो गया वो। सो स्टेक ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है। कैपिटल एफ एच डैश के डैश एल डैश इक्वल टू समेशन जे स्मॉल एफ ई टू द पावर 2 पाई आई यू डैश के डैश, सॉरी यू डैश एच डैश प्लस वी डैश के डैश प्लस डब्ल्यू डैश एल डैश। बात करते हैं एक एक यूनिट साइकिल। सबसे पहला था सिंपल क्यूबिक, नंबर 1 फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में अगर हम बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1 होता है। अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होता है, जहां पर उसका चारों कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो बड़ी सीधी सी बात है 1/8 कंट्रीब्यूशन को आपको अलग अलग लोकेशन कोऑर्डिनेट लेकर जो एम्पलीट्यूड निकालोगे, वो आप उसे पूरे एटम को 1 मानकर ओरिजिन करके भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हम ये मानते हैं, सपोज दिस सिंगल एटम is present at origin 0,0,0। तो ये मान लिया मैंने कि ये जो एटम है, फिर समझ लो यहाँ टोटल ओवरऑल एटम कितने हैं। देखो दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ेगा ना, दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है 8 कोने पर। और मैंने आपको जब एम्पलीट्यूड पढ़ाया था, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, तो मैंने आपको बताया था कि स्पेस जो दिख रहा है वो एक एटम का नहीं है, बहुत सारे एटम का ओवरऑल स्फेरिकल स्पेस बताया और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया। तो वैसे ही मैं मानूंगा कि 8 कोने पर जो एटम प्रेजेंट है, उन सबको मिला के एक जो एटम बनेगा, वो वास्तव में एक एटम जो है वो ओरिजिन पर प्रेजेंट है, जिसका रिस्पेक्टेड रेफरेंस क्या? ओरिजिन। तो ये क्या हो गया? यू डैश, वी डैश और डब्ल्यू डैश की वैल्यू है। तो रखो कितना आएगा? ये हो जाएगा एफ एच डैश के डैश एल डैश इक्वल टू समेशन जे एफ ई टू दी पावर 2 पाई आई 0 0 0 0, और जिसकी हर जीरो का मान 1, तो समेशन जे एफ इंटू 1, ये ओवरऑल एफ आ जाता है। तो याद रखेंगे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो होता है वो एफ पर एफ के इक्वल होता है, वो एफ के इक्वल होता है। अब मजे की बात ये है, अब यहाँ पर जब UVW 0 0 0 रखे गए हैं, समझे ध्यान से, अगर UVW 0 0 0 रखे गए तो आप HKL की वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर तो ये आएगा। पर खुद देखो ना, अगर UVW की वैल्यू 0 0 0 रख दी मैंने, तो आप HKL की वैल्यू कुछ भी रखो, स्कैटरिंग इंटेंसिटी अलाउड रीजन जो वो यही आएगा। तो ऑल अलाउड कह देते हैं, इसलिए क्या कह देते हैं? ऑल अलाउड। ठीक है, दूसरी बात करते हैं BCC, फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अच्छा, BCC में क्या होता है कि 1/8 कंट्रीब्यूशन चारों कोनों पर, 8 कोनों पर होता है, और जो है बीच में एक प्रेजेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं जो 8 कोनों पर 1/8 प्रेजेंट है, उसको मैं ओरिजिन पर मान लूंगा 0,0,0 पर, और बीच वाले के लोकेशन कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही कितना होता है, 1/2, 1/2, 1/2। पता नहीं आपको? बीच वाला जो, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई चीज बीच में रुकी पड़ी है, तो उसके लोकेशन कोऑर्डिनेट कितने होंगे? ये होंगे। तो पहला आपको ये रखना है U डैश V डैश W डैश, फिर ये रखना है U डैश V डैश W डैश, और समेशन है जोड़ना है। तो F की वैल्यू कितना आएगी? F इक्वल टू H डैश K डैश L डैश इक्वल टू सिग्मा J F E की पावर ये रखेंगे 0, तो यहां पर जाएगा 1, ये हो गया 1 प्लस, समझना ना, ये E की हाथ 0 रखेंगे, तो रख के दिखा देता हूं, E की पावर 2 पाई I, और ये हो जाएगा 0 प्लस, फिर ये रखना है E की पावर 2 पाई I, और ये 1/2 रखेंगे तो कितना आएगा? H डैश प्लस K डैश प्लस L डैश बाई 2
तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू एच डैश के डैश एल डैश इक्वल टू समेशन जे एफ ई की पावर 0 वाली 1 होती है 1 प्लस ई टू दी पावर पाई आई एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश। ये होता है किसके लिए, ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए, बीसीसी के लिए। अगर यही चीज आप एफसीसी के लिए निकालना चाहते, मिटा देता हूँ वरना फिर एफसीसी का जो है क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं इसे मिटा करता हूँ। एफसीसी के लिए कैसे निकालेंगे ना, तीसरा पॉइंट फॉर एफसीसी मिटा दो सर, चलो मिटा देता हूँ, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है यार। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट जो है फॉर एफसीसी दिखाओ, तीसरा पॉइंट फॉर एफसीसी, फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। भाई कितने होते हैं फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में 1 2 3 और 4, ओवरऑल 4 एटम होते हैं। आप समझने की कोशिश करें, ओवरऑल 4 एटम होते हैं। अगर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, देखो सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, अगर भूल गए हो तो अलग बात है। इसको मिलाओगे 1 2 3 और ये 4, ओवरऑल 4 हो गए। तो चारों में जो है वो जो 1/8 कंट्रीब्यूशन वाला है उसे तो मैं ओरिजिन पे मानता हूँ। एक तो हो गया खत्म, बचे 3। जो बाकी 3 बचे हैं वो कहां पे हैं, वो फेसिस पर प्रेजेंट है। तो जो फेसिस पर प्रेजेंट होते हैं तो फेसिस पर कैसे लिखा जाता है, 1/2 1/2 0, 2D फेस पे है ना, या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 0 1/2, या ऐसे लिख सकते हैं कैसे 0 1/2 1/2। ठीक, तो इस चीज को अगर रखेंगे तो ओवरऑल स्कैटरिंग फैक्टर कितना है, ठीक है, हमें कितनी जगह रखना है। ये सब किसकी वैल्यू है, ये लोकेशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश की वैल्यू किसकी, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश की वैल्यू, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश की वैल्यू, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश की वैल्यू। तो ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई, ये होगा एफ इक्वल टू एच डैश के डैश एल डैश इक्वल टू समेशन, लगा दिया, जे एफ मतलब ब्रैकेट पहले 0 रखना है तो 1 बनेगा, चलो रख देता हूं 2 पाई आई ब्रैकेट में 0 प्लस 1/2 रखना है तो कितना बनेगा, देखो e की पावर 2 पाई आई ब्रैकेट में एच डैश प्लस के डैश बाई 2 प्लस फिर रखो e की पावर 2 पाई आई के डैश प्लस एल डैश बाई 2 प्लस e की पावर 2 पाई आई एल डैश प्लस एच डैश बाई 2। साफ करके लिखते हैं 2 पाई आई एच, देखो एच के बाद क्या आ गया, के के बाद एल आ गया, एल के बाद फिर एच आ जाएगा, एल डैश प्लस एच डैश बाई 2, मतलब ब्रैकेट बन 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम्प्लाइज एफ एच डैश के डैश एल डैश इक्वल टू समेशन जे एफ ब्रैकेट में 1 प्लस ई टू दी पावर पाई आई एच डैश प्लस के डैश प्लस ई टू दी पावर पाई आई के डैश प्लस एल डैश प्लस ई टू दी पावर पाई आई एल डैश प्लस एच डैश, मतलब ब्रैकेट बंद। ये किसके लिए, एफसीसी के लिए। ठीक, अब जो अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो चीज अलाउड नहीं होती, जैसे कि मान लो किसी में कोई चीज अलाउड नहीं है, किसी में अलाउड है, तो जो अलाउड नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप एच के रखेंगे तो ई की पावर आई थीटा, जब यूलर इक्वेशन खोलेंगे कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा से, तो कट के 0 देगा। अरे बात को नहीं हो रहा। अगर ई की पावर मतलब मान लो कि जैसे कि किसी में कंडीशन है कि सम शुड बी इवन, ठीक है, अब हम ओड लेके चल रहे हैं, जब आप ओड लेके चलेंगे तो सम ओड बैठेगा, तो यहाँ ओड रखोगे तो ई की पावर आई थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा खोलोगे तो कटने के बाद ये 0 आएगा। ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जब 0 आएगा तो बात है वो नॉट अलाउड होगा। तो इसी के जो कंडीशंस हैं वो इन्हीं से निकाली गई हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको जो बताई, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। अब मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक। फिर मैं आपको एक बार बताऊंगा कि याद कैसे करना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो एक बार जो क्वेश्चन है मैं वो बताता हूँ, फिर याद कैसे करना है वो बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बड़े भाई ने ये भेजा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन नंबर 4 है और ये कहा गया है ए क्रिस्टल बिलोंग्स टू ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। खुद का है फेस सेंटर्ड, ठीक है बात है। विद फोकस एटम्स इन द यूनिट सेल, द साइज ऑफ द क्रिस्टल इज 1 सेंटीमीटर। क्रिस्टल का साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर, क्रिस्टल साइज खुद बोला भाई 1 सेंटीमीटर, क्या कहा है 1 सेंटीमीटर, ओके जी। एंड द यूनिट सेल डायमेंशन इज 1 नैनोमीटर। यूनिट सेल डायमेंशन इज 1 नैनोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एफ इज ए स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है।
द नंबर ऑफ एटम्स इन द एटम इन द क्रिस्टल इज, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने क्रिस्टल के अंदर, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने क्रिस्टल के अंदर। तो बड़ी सीधी सी बात है, अपना विवेक लगाओ और सोचो, ऑप्शन में एफ नहीं है, क्वेश्चन में एफ का कुछ यूज नहीं है, तो एफ का नाम लेने से क्या क्वेश्चन बदल जाएगा? ये क्वेश्चन स्कैटरिंग फैक्टर का था ही नहीं, ये क्वेश्चन स्कैटरिंग फैक्टर का था ही नहीं, ये 8th क्लास का क्वेश्चन था, पता नहीं यहाँ कैसे दे दिया। और देखो इसमें पूछा गया है, इसने बोला है थोड़ा सा बीएससी लेवल का भी, 8th क्लास का भी नहीं पूरी तरह। यूनिट सेल की डायमेंशन दे रखी है और क्रिस्टल साइज डायमेंशन दे रखी है और पूछा एटम कितने होंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर यूनिट सेल का क्रिस्टल का साइज दे रखा है, ठीक है, पहले क्रिस्टल का आयतन निकालो, बहुत ध्यान से, क्रिस्टल का आयतन निकालो। तो क्रिस्टल का आयतन क्या होगा? भुजा की घात 3 साइड क्यूब, सिंपल यही लिख देते हो, यही कर दूंगा मैं। क्रिस्टल का आयतन क्या होगा? साइड क्यूब, तो ये हो गया 1 गुणा 10। तो ये बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पता होगा कि यूनिट सेल बहुत छोटा होगा, क्रिस्टल बहुत बड़ा होगा। तो आप पहले क्रिस्टल का वॉल्यूम निकालें। जब क्रिस्टल का वॉल्यूम निकालेंगे तो वास्तव में आप निकालेंगे तो 1 की घात साइड क्यूब आएगा, तो 1 की घात 3 1 हो जाएगा, और सेंटीमीटर मतलब -2 हो जाएगा, और की घात 3 ये हो गया 1 × 10 की पावर -6 आ गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्रिस्टल का वॉल्यूम आया, किसका है? क्रिस्टल का वॉल्यूम। ऐसे आप यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालो, जब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालोगे तो 1 नैनोमीटर क्यूब आएगा, तो 1 × नैनोमीटर 10 की पावर -9 का होल क्यूब, 9 × 27, 9 × 27, ये 27 आ गया। तो अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर कितने यूनिट सेल प्रेजेंट हैं? आसानी से बताया जा सकता है, अगर आप यूनिट सेल के आयतन से यूनिट सेल के क्रिस्टल के आयतन को भाग दे दें, अगर आप यूनिट सेल के आयतन से क्रिस्टल के आयतन को भाग दे दें, क्रिस्टल का आयतन कितना है? 10⁻6, यूनिट सेल कितना है? 10⁻7, तो 1 × 10 की पावर -27 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, ये हो गया 10 की पावर +27 और -6, तो 10 की पावर आ गया 7 में से गया 21। ठीक, ये आ गया आपका वॉल्यूम। इतने क्या प्रेजेंट है? इतने आपके यूनिट सेल प्रेजेंट है। ठीक, क्वेश्चन में खुद ही मेंशन किया गया कि ये यूनिट सेल एफसीसी है। कैसा है? एफसीसी है। जब ये यूनिट सेल एफसीसी है और मैं बोल रहा हूं कि दिए गए क्रिस्टल में इतने यूनिट सेल हैं, तो हमें बिल्कुल साधारण शब्दों में पता है कि एक एफसीसी में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। एक एफसीसी में 1 2 3 और ओवरऑल 4 प्रेजेंट होते हैं। तो जब इतने सारे यूनिट सेल प्रेजेंट हैं एफसीसी उस क्रिस्टल के अंदर, तो ओवरऑल एटम कितने होंगे? उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब किससे? नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम किससे? n से मल्टीप्लाई करना, और n की वैल्यू कितनी होती है? एफसीसी के लिए 4 होती है, इक्वल टू 4 × 10 की पावर 21। तो इसमें स्ट्रक्चरल फैक्टर का कोई रोल ही नहीं था, ये बिल्कुल ही टुच्चा क्वेश्चन था। तो खाली क्या था, इसमें नाम आ गया था स्ट्रक्चरल फैक्टर, लिख दिया तो बच्चों को लगा स्ट्रक्चरल फैक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं। स्ट्रक्चरल फैक्टर का जब क्वेश्चन आएगा तो वो वास्तव में जब आएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाएगा। आइए मैं आप जो दूसरा क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चरल फैक्टर है, इसे मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन को फोकस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक है, ये समझ गए होगे, इसका क्वेश्चन नहीं भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर का। यार जेस्ट में ज्यादातर पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, जेस्ट हो या टीफर हो तब स्ट्रक्चरल फैक्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन जैम का है तो वो ऑल अलाउड और नॉट अलाउड इवन ओवर से हो जाएगा काम, सही बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन टीफर का जेस्ट का है तो वहां पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन की स्ट्रक्चरल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल फैक्टर फॉर 0 1 0। क्वेश्चन देखना क्या है, मिटा दूंगे इसे, नहीं इसका यूज होगा। पेज नंबर 50 है, पेज 50, और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द स्ट्रक्चरल फैक्टर फॉर 0 1 0। एक प्लेन दे रखा है 0 1 0। देखो मिलर इंडिसेस जब देता तो प्लेन की बात चल रही होती है, ठीक है। एंड दूसरा प्लेन दे रखा है 2 0 0, दूसरा प्लेन दे रखा है 2 0 0। ओके, ये दो प्लेन दे रखे हैं। बोला रिफ्लेक्शन फेस सेंटर्ड दे रखा है, और कह रहा है कैसा कैसा है? फेस सेंटर्ड है, एफसीसी। ये भी कह रखा है कैलकुलेट द स्ट्रक्चरल फैक्टर। तो यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रक्चरल फैक्टर फॉर द गिवन प्लेन 0 1 0 एंड 2 0 0 इफ द गिवन यूनिट सेल इज एफसीसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फेस सेंटर्ड के लिए पूछा है, दो प्लेन के मिलर इंडिसेस दे रखे हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड के लिए स्ट्रक्चरल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फैक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, S इक्वल टू समेशन I या J कह दो, e की पावर 2 पाई I H डैश प्लस K डैश प्लस L डैश, ये होता है। जैसे कह सकते हैं U डैश H डैश, U डैश H डैश प्लस V डैश W डैश प्लस U W डैश H K डैश प्लस W डैश L डैश, ये होता है। तो क्वेश्चन में गलती क्या है? क्वेश्चन में क्या है? स्ट्रक्चरल फैक्टर पूछा है जो कि S होता है, ठीक है। इसमें कहीं F का कुछ भी नहीं है कंट्रीब्यूशन। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जब आप अच्छे रहिए तो खैर बुकलेट का क्वेश्चन था तो गलत छप जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब स्टैंडर्ड पेपर देंगे तो वहां पे एग्जैक्ट नाम होगा। ये आप यहाँ पर वास्तव में जो पूछा गया है वो पूछा गया ओवरऑल स्ट्रक्चर फैक्टर। क्या पूछा गया है?
ओवरऑल स्ट्रक्चर फैक्टर। जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया ओवरऑल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फैक्टर को एफ से शो करते हैं और फॉर्मूला एफसीसी के लिए ये वाला होता है। और मैंने एफसीसी के लिए, बीसीसी के, सबके लिए फॉर्मूला बताए थे, तो एफसीसी के लिए ये निकाला है। इस फॉर्मूले में ये रखना है और ये रखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं 0 0 1 0 रख के दिखाता हूँ। 0 1 0 यहाँ पर रखो, कितना आएगा, तो आएगा एफ एच डैश के डैश एल डैश, जो कि 0 1 0 है, तो रखो यहाँ पे कितना आएगा, समेशन जे एफ इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर पाई आई 0 1 0। जब 0 1 0 रखेंगे कितना आएगा, देखो ये पहले रखेंगे, ये और ये रखेंगे। पहले मिटा देता हूँ, मतलब ज्यादा हो जाएगा, इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ फॉर्मूला। और एफसीसी के लिए समझेंगे कि आंसर कहाँ से। देखो एफसीसी के लिए पूछेगा तो एफसीसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बीसीसी के लिए बीसीसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मैं आपको ये बताऊंगा सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन के नाम कहते हैं, मैं भूल गया, प्लेन के नाम दे रखे हैं इन्होंने, प्लेन के नाम दे रखे हैं डस्टर यहाँ, और प्लेन के नाम दे रखे हैं गिवन प्लेन्स। हाँ, पेज 50 क्वेश्चन 5 गिवन प्लेन्स, प्लेन्स दे रखे हैं 0 1 0 और एंड 2 0 0 और क्रिस्टल यूनिट सेल रखा है एफसीसी। तो एफसीसी के लिए आपको स्ट्रक्चर फैक्टर और स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट ओवरऑल स्ट्रक्चर फैक्टर, ओवरऑल स्ट्रक्चरल फैक्टर, ये कह सकते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये है इसका नाम, उसी नाम एफ एच डैश के डैश एल डैश बराबर, फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको भी बताया था, समेशन जे एफ ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर आई एच प्लस के, एच डैश प्लस के डैश प्लस ई की पावर आई के डैश प्लस एल डैश प्लस ई की पावर आई एल डैश प्लस एच डैश, ये था फॉर्मूला। ठीक है, ये एफसीसी के लिए लगेगा सिर्फ, और के लिए मतलब ये रखो भैया 0 0 रखो यहाँ पर, तो कितना बनेगा, एम्प्लाइज एफ एच डैश के डैश एल डैश लगाओ सिग्मा जे एफ ब्रैकेट 1 लिखा प्लस ई की पावर आई, एच डैश प्लस के डैश को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 जोड़ोगे तो यहाँ 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, ई की पावर 1। ये पे यहाँ पर पाई आई होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए एफसीसी के 3D में स्प्रेड पाई 2 का डी कैंसिल। ठीक है, तो ये होगा ई की पावर आई पाई, क्योंकि वैल्यू 1 हो गई। दूसरे में जोड़ोगे तो कितना है, ये दोनों जोड़ेगा फिर भी 1 होगा, ई की पावर आई पाई। ठीक, तीसरे में जोड़ोगे तो 0 0 जोड़ेगा, जिसके हाथ 0 उसका मान 1, समेशन जे एफ 1 प्लस, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर आई थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1, तो ये भी -1 देगा, ये भी -1 देगा, और ये +1 देगा, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो ये हो गया -1 +1 खुद काट लेना, 0 जाएगा, इससे कट गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले प्लेन के लिए ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड 0 है। जब ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड 0 होगा तो उसका स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी भी 0 आएगी। दूसरे के निकालते हैं 2 0 0 के लिए, एम्प्लाइज एफ एच डैश के डैश एल डैश इक्वल टू समेशन जे एफ 1 प्लस, इन दोनों जोड़ो 2 आएगा, ई की पावर 2 पाई आई प्लस, इन दोनों जब तेजी से जोड़ोगे ना तो तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगी, इसको जोड़ोगे 2 आएगा, ई की पावर 2 पाई आई। सही है, 2 आ रहा है यार, 2 आ रहा है, यहाँ रखोगे 2 आएगा, 2 पाई नहीं होंगे। अब ठीक है जी, 2 पाई आई का मान कितना होता है, तो कोस 2 पाई आई का मान पता होना चाहिए। साइन 2 पाई तो 0 होता है, कोस 2 पाई 1 होता है, तो ये कोस 2 पाई 1 देगा, ये भी 2 पाई 1 देगा, या 1 देगा, और ई की पावर 0 मान 1 होता है, तो कितना जाएगा, देखो समेशन जे एफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और अगर सेम एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि हम एफसीसी में लेते हैं, सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, एक ही रेडियस को मान के चलते हैं, पूरा पोर्शन सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए समेशन जे की वैल्यू एफ होती है, तो समेशन जे की वैल्यू मैंने बताया सेम एटम के लिए एफ होगी, और गुणा 1 2 3 4 हो गया, तो ये हो गया 4f। तो आपका जो आंसर था वो था 0 और 4f। ये क्वेश्चन था जो कि स्कैटरिंग फैक्टर से रिलेटेड था। और भी देखो, आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिटा दे रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बताता हूँ मेन लॉजिक। ठीक है, इसे मिटाते हैं। आपके पास जेस्ट का पेपर हो, टिफर का पेपर हो, आप मुझे कमेंट में बाकायदा जितने भी स्कैटरिंग फैक्टर के क्वेश्चन आज तक बने हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में उसको हल करने का कोशिश करूंगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जैम वाले स्टूडेंट को याद क्या होना चाहिए और टिफर वाले स्टूडेंट को याद क्या होना चाहिए। सबसे पहले नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए। नाम का ही खेल है। अगर नाम, देखो मैंने क्वेश्चन बता दिया कि ये क्वेश्चन में गलती थी। क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल फैक्टर पूछा था और जबकि वास्तव में पूछा क्या है, ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। बहुत ही नाम अलग है।
तो वो चीज आप समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर फैक्टर में तो ऐसा आ ही नहीं सकता यार, समझेंगे। तो नाम क्या क्या है देखो, सबसे फिर मैं फॉर्मूला बता दूं और उससे फॉर्मूला जो जाएंगे वो समझ लें, ठीक। सबसे पहला जो नाम था वो था एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, जो सबसे पहले मैंने सोल्व करा था, ठीक है। जो मैंने सोल्व करे हैं उसी मायने में मैं नाम याद करवा रहा हूं, तो नाम याद करेंगे। सबसे पहला था एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तक और 2 पाई आर स्क्वायर साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर इंटू रो आर इंटू डी आर, ठीक। ये 2 ही है, एक बार याद कर लेते हैं। एक बार अभी तो हमने सोल्व करा है पूरा, तो जब इंटीग्रेशन की वैल्यू रखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर लिमिट होता है आपका चार्ज डेंसिटी 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक। 2 पाई आर स्क्वायर रो आर डी है। और क्योंकि जब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो साइन में भी 2 आता है, जब साइन का 2 आता है और इसका इंटीग्रेशन का जो आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी 2 आता है, तो 2 और 2 कितना जाएगा, 2 और 2 इसका 4 हो जाएगा, या 4 लेंगे। तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे, 4 हो गया, ठीक। एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर साइन म्यू आर अपॉन रो आर डी आर। ये आपका यूज नहीं होगा, कहीं भी देख लेना, अगर यूज होगा तो मुश्किल से ना के बराबर जस्ट में यूज होगा, जैम का ना जैम में नहीं होगा। आपका नाम बताऊं क्या नाम है इसका, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है आपका ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं भाई, एस से करते हैं। फॉर्मूला कितना होता है, समीशन जे e टू दी पावर आई, कैसा आई, 2 पाई आई, कैसा आई, 2 पाई आई, कितना आएगा, u डैश h डैश प्लस v डैश k डैश प्लस w डैश l डैश। उसके बाद आता था तीसरा ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, ये होता है कैपिटल एफ, और किसके फंक्शन है, एच डैश का, के डैश का, एल डैश का। लिखेंगे कैसे से, हल्के शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट एस। एफ क्या है, एफ का नाम है एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एस का नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। क्या है, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग आगे लिख देता हूं, साफ करके इधर दूर दूर। इसका नाम है एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और इसका नाम है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। इसका मतलब अगर आपको ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पढ़ना है तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर पता होना चाहिए। ये स्कैटरिंग फैक्टर है, वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पेलिंग में स्पेस की वजह से लिख रहा हूँ स्कैटरिंग। अब इसको एक फॉर्मूला और इसका ऐसे लिख सकते हैं, समीशन जे एफ ई टू दी पावर 2 पाई आई इंटू कितना था, यू डैश एच डैश प्लस वी डैश के डैश प्लस डब्ल्यू डैश एल डैश। और इसी के अंदर से अलग अलग क्रिस्टल के अलग फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले मैं इसका लिखता हूं एस सी सी के लिए, सिंपल क्यूबिक, एस सी सी। सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है, सिंपल क्यूबिक मेरे भाई एफ एच डैश के डैश एल डैश की वैल्यू स्मॉल एफ ही होती है, बताया था, प्रूफ करा था। दूसरा बात करते हैं बेस सेंटर्ड के लिए, बी सी सी के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला कितना होता है, एफ एच डैश के डैश एल डैश का फॉर्मूला जो होता है, इसका एफ ठीक करो यार, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्मॉल एफ ब्रैकेट में 1 प्लस ई टू दी पावर पाई आई एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश, ठीक है। सिर्फ मिलर इंडिसेस रखना है, मान मिल जाएगा आपको। इसका एक सिंपल एफ सी सी के लिए होता है, एफ सी सी के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, इसके लिए आएगा एफ एच डैश के डैश एल डैश इक्वल टू आ जाएगा एफ ब्रैकेट में 1 प्लस ई टू दी पावर पाई आई एच डैश प्लस के डैश प्लस ई टू दी पावर पाई आई ब्रैकेट में के डैश प्लस एल डैश प्लस ई टू दी पावर पाई आई एल डैश प्लस एच डैश, मतलब ब्रैकेट बन गई। एक बार देख लेते हैं, गलती तो नहीं। एच के एल होता है हमारा मिलर इंडिसेस, जब मिलर इंडिसेस एच के एल होता है, जब मिलर इंडिसेस एच के एल होता है तो एच के, ठीक है जी,
फिर के एल, बिल्कुल सही है जी। फिर एल के बाद शुरू वाला, एल के बाद शुरू वाला एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको एक जैम या जेस्ट वाले बंदे को याद करने चाहिए, और बाकी जैम वाले का काम यार उससे चल जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भेदभाव नहीं कर रहा, कभी तुम बोलो हिंदू मुस्लिम हो गई, जैम वाला और जेस्ट वाला क्या, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मेनली इस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम जितना ज्यादा डीप इसमें जाएंगे किसी एक टॉपिक के अंदर, तो हम ओवरऑल किसी और टॉपिक को छोड़ रहे होंगे। जैसे कि हमारा अभी क्वांटम मैकेनिक्स छुटा हुआ है यार, तो उसमें बड़े बड़े फॉर्मूले वो याद करने हैं, तो तब भी चलो जो तुम एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी वो मैंने बता दी, और जितने भी प्रॉब्लम्स आपको होंगी वो इन चीजों से रिलेटेड होंगी। नाम याद रखना। अब देखो गलती दिखाऊं तुम्हें, जो बुकलेट में बता रहा था, पूछा क्या है, स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर पूछा था, एस पूछा है, और हमसे निकालना क्या था, ओवरऑल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना था, वो भी इसके जरिए इस वाले फॉर्मूले को लगाकर मैंने वो आंसर निकाला। तो आपके जितने भी फॉर्मूले थे वो इसके जरिए कर सकते हैं। और जैम के नॉर्मल जो क्वेश्चन 1-2 नंबर के आएंगे वो यही आएंगे कि दिए गए प्लेन में से कौन सा प्लेन जो है सिंपल क्यूबिक के लिए अलाउड है, ऑल अलाउड, और बीसीसी के लिए ऑल इवन, और सम ऑफ इवन, सम शुड इवन, डायमंड के लिए डिवाइजिबल बाय 4, तो डिविजिबल बाय 4, उससे हो जाएगा क्वेश्चन। और ये चलो जो भी था मैंने बता दिया। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको जैसे टिफर या गेट या नेट या कहीं भी मिल रहा है, तो आप स्कैटरिंग फैक्टर का क्वेश्चन में कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसे जरूर सोल्व करके दूंगा, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच।